स्पाइन सीधी, 3 बार ओम का उच्चारण और उसके बाद प्रार्थना। ओ ओ ओ वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के संकट बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके उनको तारी खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। चल देश दम्भ पाखंड झूठ, अन्याय से निश दिन दूर रहे। जीवन को शुद्ध सरल अपना, शुच प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे। जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसकी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधि, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। पर सेवा पर उपकार जीवन सफल बना जाए। समवायी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में श्रीमती वर्षा श्रीवास्तव, उपाध्यक्ष समवायी फाउंडेशन उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे सामने सुषमा ओझा मैडम जो एस्पस की प्रोफेसर हैं, वो उपस्थित हैं, उनका स्वागत है, अभिनंदन है। वो आज की फैकल्टी भी हैं और हमारे गुरु भी हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पब्लिशिंग सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट उपस्थित हैं जो हमारे समवायी फाउंडेशन की प्रमोटर हैं, उनका स्वागत है। हमारे रश्मि गोयल जी उपस्थित हैं जो सेमेस्टर 4 की स्टूडेंट हैं और रश्मि गोयल जी का स्वागत हो रहा है। तो हम लोग समवायी फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध हैं। वहां के मनीषी ब्रह्मलीन MP खेमका सर के हम कृतज्ञ हैं, जिनकी वजह से एस्पस का ये स्वरूप जो आप देख रहे हैं वो आपको देखने को मिल रहा है। इसके अतिरिक्त एक्यूप्रेशर से हमको परिचित कराने के लिए हम मैडम सुषमा ओझा जो हमारी प्रोफेसर हैं, उनके शुक्रगुजार हैं। वो हमारे प्रथम गुरु हैं एस्पस के लिए, एक्यूप्रेशर के लिए, उनकी हम ऋणी भी हैं। एस्पस का एक मोटो है, ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। उसी को आपके माध्यम से जन जन जागरण अभियान के तहत पूरे विश्व में फैलाने का हमारा सपना है और हमें विश्वास है कि आपकी जो आपकी निष्ठा है, आपकी लगन है, उसकी वजह से ये विधा जो अपेक्षाकृत कम खर्चीली है, उसका लाभ केवल आपको ही नहीं मिलेगा
वरन समस्त पीड़ित मानवता को मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आज हम क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। हम पुनः सुषमा ओझा मैडम का स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं और आज की क्लास के लिए उनको आमंत्रित करते हैं। वो आज ट्रीटाइज 12 जो वर्चुअली लंग्स के बीमारियों के संबंध में है उन पर प्रकाश डालेंगी। तो सुषमा ओझा मैडम शेयर कर दे। नमस्कार, धन्यवाद। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटाइज 12। तो कुछ हम लोग जानेंगे लंग्स के बारे में। हमको भगवान की 2 लंग्स दिया हुआ है, दाहिना फेफड़ा, बाएं फेफड़े कुछ छोटा होता है क्योंकि उसी तरफ हमारा इस तरफ हमारा लीवर भी राइट तरफ, इसलिए दाएं फेफड़ा बाएं छोटा होता है। मैम आवाज कुछ कट रही क्या? नहीं, इको आप दो से जुड़ी हैं, आप उसको वॉल्यूम कम कर लीजिए। एक से नहीं, 2 से जुड़ी है मैम। आप 2 दिख रहे हैं इसमें। 2 दिख, हाँ 2 दिख रहे हैं। मेरा तो एक फोन है, एक ही फोन मेरा तो। इसमें एक ही नाम से 2 शो कर रहे हैं मैम। अब ठीक है? नहीं, अभी भी है, अभी भी है। अब अभी ठीक है, अब ठीक है मैम। जी अब ठीक है। लेकिन अभी भी, हाँ अब ठीक है, अब आवाज नहीं आ रही है। हाँ, वो लग रहा गलती से दोनों फोन से जुड़ गए होंगे हम। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रीटाइज 12 में चैप्टर नंबर 8, पेज नंबर 29, लॉज ऑफ कफ। जैसे कि आजकल देख रहे हैं, गर्मी भी लग रही है, ठंड भी लग रहा है, तो आज के ये विदिन 15 डेज या 1 मंथ में लोगों को खांसी बहुत पकड़ लेती है, खूब एकदम। तो क्या करते हैं, डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर लोग एलोपैथिक मेडिसिन दे देते हैं या फिर कफ सिरप दे देते हैं। तो खांसी क्यों आ रही है? क्यों कि जो हमारी श्वास नली है उसमें कुछ इरिटेशन हो रहा है, उसके कारण खांसी आ जा रही है। तो क्या है, खांसी एक रिफ्लेक्स एक्शन है जो इरिटेशन से हो रहा है। मतलब गले में जो हमारा ग्लॉटिस है ना, हम लोग सांस कैसे लेते हैं? नाक के द्वारा लेते हैं, लंग्स में जाता है, लेकिन जो ग्लॉटिस है, जो गले में एक आपका एपिग्लॉटिस है, वहां पे कुछ इरिटेशन होता है, उसके कारण वो कफ के रूप में दिखता है। तो ये एक तरह का, ये क्या है, इन्फ्लेमेशन है ट्रकिया का, यानी श्वास नली का, ये एक तरह का इन्फ्लेमेशन है। और अगर हम एलोपैथ डॉक्टर्स के पास जाते हैं तो वो लोग एक्सपोटरेंट दे देते हैं, यानी खांसी की दवा दे देते हैं। पूछते हैं सूखी खांसी है, गीली खांसी है, उस हिसाब से लोग सिरप दे देते हैं। लेकिन अब चूंकि हम लोग एक्यूप्रेशर में हैं तो हम लोग इसको पॉइंट द्वारा ठीक कर सकते हैं। तो पहला सर ने क्या लिया है, वूफिंग कफ, यानी उसको अगर हिंदी में बोले तो कुकुर खांसी के रूप में बोला जाता है। ये एक्यूट वायरस इन्फेक्शन है, तुरंत, मतलब बहुत क्रॉनिक नहीं है, एक्यूट वायरस इन्फेक्शन है। और इसमें जो बच्चे हैं उनको क्या होगा, बहुत ज़्यादा छींकें आएंगी, बहुत ज़्यादा खांसी आएगा। और कभी कभी क्या होता है, बच्चों के छाती में ऐंठन भी लगने लगती है, और जैसे ये लोग क्या, जैसे कुत्ता भौंकता है उसी तरह खांसी भी आती है। तो इसका नाम ही दिया गया है लॉ कुकुर खांसी। तो यहाँ पे अगर हम लॉ नंबर 1 की बात करें तो 2 कारण हो सकते हैं खांसी का। पहला एक्सटर्नल, यानी जो बाहरी वातावरण है, जैसे कि हमारे नोएडा में बहुत ज़्यादा पोल्यूशन है, AQI बहुत बढ़ा हुआ है, तो उसके कारण भी खांसी आ सकती है, बाहरी पैथोजेनिक फैक्टर्स हैं। और सेकंड कारण क्या बताया है, इंटरनल, मतलब अंदरूनी अगर कुछ प्रॉब्लम होगी
तो उसके कारण भी खांसी आ सकती है। तो ये तो लॉ नंबर 1 है। अब लॉ नंबर 2 देखिए, अगर खांसी बाहरी वातावरण के कारण आ रहा है तो ये एक्यूट है। एक्यूट का मतलब क्या होता है? तुरंत खांसी आ गई, और इसको हम लोग बोलते हैं एक्सटर्नल विंड अटैक या एक्सटर्नल विंड कह लीजिए या कोल्ड कह लीजिए, एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक या एक्सटर्नल विंड हीट अटैक, जो हमारे फेफड़े को और बॉडी को हमारे आक्रमण हो चुका है। तो विंड हीट कब आएगा? गर्मियों में। और विंड कोल्ड का अटैक कब होगा? ठंडियों में। तो अलग अलग पॉइंट है, विंड हीट अटैक के अलग पॉइंट है, विंड कोल्ड अटैक के अलग पॉइंट है। अब लॉ नंबर 3 में क्या दिया है कि इफ द कफ इज ड्यू टू इंटरनल, यानी इंटरनल कारण से कुछ आ रहा है, तो वो ज्यादा करके क्रॉनिक कफ होगा। क्रॉनिक कफ का मतलब पुराना कफ है, पुरानी खांसी है। तो इसका कारण ये भी हो सकता है कि लंग्स में ड्राइनेस आ गया हो, या डेफिशिएंसी हो गया हो, या स्प्लीन यांग हो गया हो। स्प्लीन यांग का मतलब, स्प्लीन यांग अगर बढ़ जाएगा तो क्या होगा? फ्लेम ज्यादा बनेगा। स्पूटम, स्पूटम यानी बहुत ज्यादा मुंह में एकदम जैसे बोलते हैं ना, अजीब सा झाग जैसे होने लगता है। और इसमें बताया गया है कि जो हमारे लंग्स में ड्राइनेस आ गया उसके कारण ड्राई कफ हो जाता है। इवन डेफिशिएंसी ऑफ स्प्लीन यांग के कारण भी एक्सेसिव स्पूटम, स्पूटम यानी फूंक निकल रहा है। तो ये सारे लॉज हैं जिसको हम देखेंगे कि किस कारण खांसी आ रहा है। लॉ नंबर 4 क्या बताया है कि खांसी कभी कभी अटैक ऑफ एक्सटर्नल, यानी जो बाहरी वातावरण है उसके कारण अगर हो रहा है तो ये हम एक्सेस टाइप के रूप में इसको रखेंगे। और अगर डेफिशिएंसी टाइप के कारण हो रहा है, अंदरूनी अगर कोई प्रॉब्लम हमारे शरीर के अंदर है उसके कारण अगर ये खांसी वाली प्रॉब्लम हो रही है, तो हम इसको डेफिशिएंसी टाइप रखेंगे। यानी बाहरी वातावरण के कारण अगर खांसी आ रही है, बाहरी जो एटमॉस्फेयर है, बाहरी जो वातावरण है, एनवायरनमेंट है, उसके कारण है, तो उसको एक्सेस टाइप में रखेंगे। और अंदरूनी अगर पैथोजेनिक फैक्टर्स के कारण हो रहा है खांसी, तो इसको बोलेंगे डेफिशिएंसी टाइप। तो आपको पता होना चाहिए, एक्सेस टाइप में हम सारे पॉइंट्स को सीडेट करते हैं और डेफिशिएंसी पॉइंट में सारे पॉइंट को हम टोन करते हैं। अब खांसी का प्रारूप देख लीजिए। अगर बहुत जोर जोर से एकदम, मतलब इतना तेज खांसना, एकदम लाउड है, एक्सप्लोजिव, एक्सप्लोजिव का मतलब एकदम दमदार खांसी है, तो इसका मतलब ये दिखा रहा है ये फुल पैटर्न, फुल पैटर्न मतलब एक्सेस पैटर्न वाली खांसी है। और थोड़ा बहुत खांसी आ रहा है मतलब वीक कफ है, मतलब रह रह के बीच बीच में हल्का सा जैसे खांसी आ रहा है, तो इसको एम्प्टी पैटर्न बोलते हैं। इसमें एम्प्टी पैटर्न में क्या हो रहा है, रोगी को खांसी के साथ साथ आवाज भी उसकी कमजोर हो जाती है। तो इससे हमें पता होना चाहिए कि दिस इज डेफिशिएंसी टाइप ऑफ कफ। अब एक्सेस टाइप ऑफ कफ में भी 5 प्रकार के दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है कि अगर आपको एक्सटर्नल विंड कोल्ड अगर लंग्स में हो गया है तो क्या होगा? चोकिंग कफ होगा, यानी जैसे लग रहा है कोई गला दबा रहा है। चोकिंग कफ मतलब खांसी भी पूरी नहीं आ पा रही है बाहर, और जैसे लग रहा है गले में अजीब सी जैसे दर्द कह लीजिए, या फिर चोकिंग कफ के रूप में दिख रहा है। तो अगर एक्सटर्नल विंड कोल्ड है आपके लंग्स पे तो चोकिंग कफ दिखेगा। विंड हीट लंग्स पे अटैक किया है तो थिक प्रूलेंट कफ, यानी बलगम लेके खांसी आएगा। और कभी भी अगर ड्राई कफ यानी सूखी खांसी है तो उसमें क्या होगा? ये अटैक ऑफ विंड ड्राइनेस हमारे बॉडी में भी है, हमारे लंग्स में भी है। और वायरस इन्फेक्शन हो गया है तुरंत का, अगर वायरस इन्फेक्शन हो गया है तो वूफिंग कफ होगा। ज्यादा करके ये बच्चों में दिखता है, इन्फेंट्स होते हैं ना, छोटे बच्चे होते हैं, उनमें ज्यादा दिखता है। और अगर खांसी के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है और थोड़ा सा बलगम भी आ रहा है, तो ये बता रहा है कि लीवर ने लंग्स को अटैक कर दिया है। खांसी के साथ साथ ब्लड भी आ रहा है और थोड़ा सा फ्लैम, फ्लैम यानी बलगम भी आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लीवर ने फेफड़े को अटैक कर दिया है। अब कफ विद बॉडी हीट, यानी खांसी भी आ रही है, बॉडी भी गर्म है, और क्या लग रहा है? रेस्टलेसनेस लग रहा है, जैसे फीवर में होता है ना, बॉडी एकदम बेचैन लगती है,
तो इसका मतलब ये विंड हीट अटैक का है, बॉडी पे विंड हीट अटैक कर दिया है। और अगर कफ भी आ रहा है और हम लोग सांस भी नहीं ठीक से ले पा रहे, जिसको खांसी आ रही वो सांस भी नहीं ले पा रहा, इनहेलेशन नहीं कर पा रहा है, तो इसका मतलब किडनी जो है उसको किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स को, यानी किडनी को लंग्स की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो देखिए कितने प्रकार यहाँ पे दिए हुए हैं, 8 प्रकार का दिया हुआ है, लॉज रिलेटिंग टू एक्सेस टाइप ऑफ कफ। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि जो व्यक्ति आपके पास आ रहा है खांसी की प्रॉब्लम लेके, उसको आप क्या ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल देंगे। तो पहले आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा कि किस तरह की खांसी है, विंड हीट अटैक है या विंड कोल्ड अटैक है या बॉडी गर्म है, ये सब आपको देखना पड़ेगा, पूछना पड़ेगा मरीज से कि आपको क्या रेस्टलेसनेस लग रहा है, वो खुद मरीज बताएगा। अब लॉ नंबर 8 में क्या दिया है कि जब एक्सटर्नल विंड कोल्ड अटैक होता है लंग्स पे, तो वो चोकिंग कफ के रूप में, चोकिंग मतलब जैसे लग रहा है कोई गला दबा रहा है, बताया ना, दम घुटने जैसी खांसी आती है। तो मेन इनके सिम्टम्स क्या दिखेंगे, चोकिंग कफ, गले में अंदर से खुजलाहट लगेगी, कपकपी लगेगा, हेडेक होगा, नाक भी बंद हो जाएगा, मतलब नाक से भी सांस नहीं ले पाएंगे, छींके बहुत आएगी, जोड़ों में दर्द होने लगेगा, और अगर जीभ देखेंगे तो एक वाइट कोट दिखेगा टंग पे, वाइट एकदम। और अगर उसका नब्ज देखेंगे हम लोग तो एकदम सुपरफिशियल, यानी बहुत गहरा नब्ज नहीं दिखेगा, एकदम सुपरफिशियल माने सतही नब्ज दिखेगा। तो ये बहुत अच्छा पॉइंट है ये, LU7, LU9, GV16 एंड UB12, ये सारे पॉइंट को हमको सिडेट कर देना चाहिए। यहाँ पे लिखा है UB12 क्या करेगा, ठंड और वात दोनों को बाहर करेगा, और GV16 क्या करेगा, वात को बाहर निकालेगा, और LU7 और LU9 क्या करेगा, फेफड़े को शक्ति प्रदान करेगा, जिससे खांसी ठीक होती है। तो ग्रुप 1 हमेशा पहले ग्रुप 1 पे ही ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए। ग्रुप 2 पे कब आएंगे, जब हमको लगेगा कि हाँ ग्रुप 1 उतना फायदा नहीं कर रहा है। तो ग्रुप 1 में है LU7, LU9, GV16 और UB12, सीडेट करना है सारे पॉइंट को, क्योंकि ये सारा क्या एक्यूट है, क्रॉनिक नहीं है। जब क्रॉनिक टाइप होता है तब हम लोग सारे पॉइंट्स को टोन करते हैं, लेकिन ये एक्यूट है, यानी तुरंत का आया हुआ खांसी है, तो तुरंत ये सारे पॉइंट को सीडेट कर देना है। और ग्रुप 2 में क्या दिया, LI4 भी जोड़ दिया। क्यों LI4 जोड़ा है, क्योंकि मरीज आके बता रहा है कि उसके बॉडी में भी रेस्टलेसनेस है, बॉडी पेन है, तो इसलिए LI4 आपको पता होना चाहिए। कौन सा पॉइंट है LI4, दर्द का पॉइंट। हाँ दर्द निवारक है, ये एनालिजिक पॉइंट है LI4। तो LU7, LI4, GV16, UB12 एंड CV17। तो जैसे ही हम लोग LU7 और LI4 को देते हैं तो ये क्या करेगा, हमारे जो रोम कूप है उसको खोल के वात को बाहर निकालेगा। आपको पता होना चाहिए आपका जो स्किन है, अगर इसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इसमें छोटे छोटे रोम कूप बने हुए, तभी तो हम लोग को पसीना आता है। और वही ठंडियों में क्या होता है, हम लोग की स्किन इचिंग हो जाती है, माने एकदम सूखी हो जाती है। और ग्रुप 3, अगर इस दोनों ग्रुप से भी आराम न मिले तब आप ग्रुप 3 पे जाइए, LU7, LI4, GV16, UB12, गॉल ब्लैडर 20 एंड K7। और अगर हेडेक हो रहा है तो तायांग एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको जोड़ लेंगे। और अगर नेजल ऑब्स्ट्रक्शन यानी नाक बंद हो गई है तो हम LI20 लेंगे। इवन आप LI20 आपका यहाँ पे है तो आप यहाँ पे प्रेशर भी दे सकते हैं, 1 से 2 मिनट आप प्रेशर यहाँ पे दे सकते हैं, ओरिजिनल प्रेशर दे सकते हैं LI20 पे। ये तो बात थी अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड कोल्ड ऑन लंग्स, है ना। अब क्या बोल रहा है कि अटैक ऑफ विंड हीट ऑन लंग्स, मतलब पहले अगर ठंडियों में अगर आपको खांसी आ रही है तो ये तीनों प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं। और अगर अटैक ऑफ एक्सटर्नल विंड हीट ऑन लंग्स कॉजेस थिक प्रूलेंट कफ, यानी खांसी भी आएगी और खांसी के साथ बलगम भी निकलेगा। और इसमें सिम्टम्स क्या क्या आएंगे, फीवर होगा, कपकपी लगेगी,
प्यास बहुत लगेगी। अगर जीभ देखेंगे तो जीभ पर एक पीली परत दिख रही है। और नब्ज कैसा हो रहा है? सतही है लेकिन तीव्र है, यानी तेज नब्ज है। और गले में खुरखुरी या सुरसुरी हो रहा है ना, सोर थ्रोट हो गया है। ये ज्यादा करके कब होता है? अप्रैल से लेके नवंबर तक। अप्रैल से लेके नवंबर तक। देखिए अभी अचानक एक हफ्ते में मौसम चेंज हो गया है, तो मिड नवंबर तक ज्यादा करके अगर खांसी आ रही है तो ये कारण है विंड हीट ऑन लंग्स, है ना। तो गले में सोर थ्रोट हो रहा है। और अगर किसी को बहुत ज्यादा प्यास लग रही है, बहुत ज्यादा, तो ये भी आगे संकेत है कि आगे चल के एक आध हफ्ते में सर्दी होगी, जुकाम होगा या जो भी होगा। तो बहुत ज्यादा प्यास लगना भी एक हरी झंडी है। मतलब प्यास लगता है तब पानी पीते, लेकिन बहुत ज्यादा प्यास लगना ये भी एक बता रहा है कि आगे चल के खांसी होगा, फीवर होगा। और ज्यादा करके ये कब हो रहा है? जब ये जो जिनको जिनको कोविड हुआ है, जो कोविड जिनको जिनको हुआ है, उसके बाद लोगों का इम्यूनिटी पावर बहुत ज्यादा कम हो गया है। पहले तो इम्यूनिटी पावर कुछ ठीक था, लेकिन कोविड के बाद इम्यूनिटी पावर बहुत कम हो गया है। तो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल इसका अलग है विंड हीट का ऑन लंग्स में। तो LU10, UB12, UB13 एंड TW5 हमको सिडेट करना है पॉइंट को। क्यों? क्योंकि LU10 क्या करेगा? फेफड़े से गर्मी निकालेगा। TW5 क्या करेगा? जो हमारे रोम छिद्र हैं उसको खोलकर शरीर से गर्मी बाहर निकालेगा। UB12 वात को निकालेगा। UB13 हमारे फेफड़े को, जो फेफड़े की जो क्रिया है उसको ठीक करेगा। और ये लंग्स का बैक शू पॉइंट है। जैसे आपने पढ़ा होगा ट्रेटाइज 1 में, फ्रंट शू पॉइंट और बैक शू पॉइंट। तो फ्रंट क्या करता है? स्ट्रक्चर को ठीक करता है। और बैक शू पॉइंट क्या करता है? हमारे फंक्शन को ठीक करता है, मतलब ऑर्गन्स के फंक्शन को। तो पहले हम लोग ग्रुप 1 लगाएंगे। अगर ग्रुप 1 में आराम नहीं मिलेगा तब हम लोग ग्रुप 2 पे जाएंगे। अमूमन हम लोग ग्रुप 2 ही लगाते हैं। और ज्यादा करके हम लोग सिगरेट नहीं करते हैं, स्टार मैग्नेट लगाते हैं या मेथी लगाते हैं। LU11, LI4, LI11, UB14, UB12 एंड गॉल ब्लैडर 20। स्टार मैं मैग्नेट लगा सकते हैं। हाँ, सीडेट करना है हमको। मगर सीडेट। एक्सेस थर्स्ट के साथ, जैसे कोल्ड कफ है और उसमें एक्सेस थर्स्ट के साथ ना, रात के टाइम सोते टाइम अगर हाँ। बहुत ज्यादा टंग ड्राई हो रही है और लिप्स भी ड्राई है तो भी हम्म। विंड हीट होगा। उस ये हाँ, पॉइंट लगाइए। हाँ, यही पॉइंट लगाएंगे। टेस्ट स्टार भी नहीं आ मैग्नेट रहा है। लगाइए या तो सीडेट कर दीजिए। वैसे हम लोग मेथी लगाते हैं। हाँ, ठीक और है। जो टंग है ना इसकी फीकी फीकी सी से हो रही है, तो हाँ, उसमें हाँ। वो भी विंड हीट का सिम्टम है। विंड हीट हमको शरीर से बाहर निकालना है, लंग से बाहर निकालना है, क्योंकि उसने लंग्स पे आक्रमण कर दिया है विंड हीट ने। तो उसको हमें बाहर करना है, लंग्स हीट को। तो जब हम लोग GV14 को और यहाँ पे क्या करेंगे? GV14 को हम लोग यहाँ पे लिखा है सीडेट GV14। अगर आप स्टार मैग्नेट लगा रहे हैं तो GV14 पे स्टार मैग्नेट नहीं लगाएंगे, आप सीडेट करेंगे GV14 को। या GV14 पे आप ब्लैक कलर भी लगा सकते हैं। मैम एक डाउट और है, जैसे हाँ। अभी तो मौसम ठंडा है तो अभी तो विंड कोल्ड का अटैक होना चाहिए ना, या विंड नहीं, हीट ही होगा? अभी ठंड नहीं है उतनी। अभी मौसम चेंज हो रहा है। अगर आप नॉर्दर्न इंडिया में हैं तो मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ी थोड़ी गर्मी। राजस्थान में हम लोग अभी तो, यहाँ तो ठंड है जैसे कहाँ पे है आप? राजस्थान। लेकिन दिन में थोड़ी गर्मी होगी अभी जो है। हाँ दिन में है थोड़ी। हाँ, पूरा ठंड अभी नहीं है। अभी पूरी ठंड कब आएगी? दिसंबर में ठंड आएगी पूरी। तब आप विंड कोल्ड अटैक का पॉइंट लगा सकते हैं, लेकिन इस समय विंड हीट ही मान के चलिए आप जो है। ठीक है। ठीक, ओके, थैंक यू। GB20, TW5 और LI4 पे जब हम लोग पॉइंट लगाएंगे तो क्या करेगा? ये हमारे शरीर से विंड भी निकालेगा और हीट भी निकालेगा। और यहाँ बताया गया है कि LU11 को प्रिक करना। प्रिक यानी वही एक्यूपंचर करना है, लेकिन अगर जिसको एक्यूपंचर आता हो वही करेगा, क्योंकि हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते हैं। ठीक है। अगर आपको एक्यूपंचर आपने सीखा है तो ही आप वहाँ पे प्रिक कर सकते हैं, नहीं तो आप सीधा LU11 पे आप स्टार मैग्नेट लगा दीजिए, चाहे आप मेथी दाना लगा दीजिए। ठीक है। अब यहाँ पे क्या था? ड्राई लॉ नंबर 8 क्या बता रहा है कि सूखी खांसी तो है,
लेकिन क्या हो रहा है, ये अटैक कहाँ कर रहा है, लंग्स पे कर रहा है और अपने शरीर पे कर रहा है। तो सूखी खांसी के साथ अगर शरीर भी सूखापन लगे यानी ड्राइनेस लगे स्किन पर, तो इसका कारण क्या है, 5 टाइप्स ऑफ ड्राइनेस है। या तो सूखी खांसी होगी, या मुंह पूरा सूखा लगेगा, या जीभ बहुत सूखी लगेगी, गला सूखा लगेगा, या हमारा स्किन सूखा लगेगा। आवाज भी अजीब सी हो जाएगी, खरखरी हो जाएगी। किस किस तरह हो जाएगी आवाज, एकदम मोटी मोटी आवाज हो जाएगी। मतलब अब जैसे हमारा नॉर्मल आवाज है उस तरह नहीं रहेगा। तो इसका मतलब क्या है, ड्राई कफ है, लेकिन उसने किस पे अटैक कर दिया है, ड्राइनेस हुआ है। कहाँ पे अटैक किया, लंग्स पे और हमारे बॉडी पे। तो यहाँ पे लिखा है जब मौसम गर्म या सूखा हो तो लंग्स में ड्राइनेस बढ़कर आती है। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, ग्रुप 1 में सारे पॉइंट को टोन करना है, ग्रुप 2 में सारे पॉइंट को टोन करना है। लेकिन ये भी लिखा है कि LU9 और UB12 और UB13 इसको सिडेट भी करना है। क्यों, क्योंकि LU9 क्या करेगा, हमारे शरीर से ड्राइनेस को निकालेगा। K7 को टोन करने से ड्राइनेस ठीक होता है। जैसे हमने K7 को टोन किया, ड्राइनेस ठीक होता है। ठीक है। अब एक्यूट वायरस इन्फेक्शन, और ये ज्यादा करके बच्चों में बहुत, इन्फेंट्स यानी छोटे बच्चों में ज्यादा दिखता है। तो वही वूफिंग कफ, छींके आना और पूरा शरीर दर्द होना, सीवियर स्पेस्मोटिक कफ यानी बहुत ज्यादा खांसी होना। तो ये सारा पॉइंट जो दिया हुआ है, LU5, 6, P6, गवर्निंग वेसल 20, LU1, LU7, ST40, CV17 और UB13, हमको इस पे मेथी लगा देना है। अप्लाई मेथी ऑन ऑल पॉइंट। ठीक है। छोटे बच्चे हैं ना, इन्फेंट्स हैं, तो इन पे हमको टोन सीडेट नहीं करना, सिर्फ मेथी दाना बांध देना है। अगर ग्रुप 1 बहुत ज्यादा आपको लग रहा हो पॉइंट, तो आप ग्रुप 2 भी लगा सकते हैं, LU11, CV12 और UB12, और ग्रुप 3 भी लगा सकते हैं, LU9, P6 और साइफेंग। ये एक्स्ट्रा पॉइंट है, यहाँ पे भी आप पॉइंट लगा सकते हैं। छोटे बच्चे हैं, छोटा बच्चा है। ठीक है। अब खांसी तो आ रही है, लेकिन उसमें हल्का सा बलगम भी आ रहा है और खून भी आ रहा है, ब्लड भी आ रहा है। तो इसका मतलब लीवर ने क्या किया, अटैक कर दिया लंग्स पे। तो इसमें सिम्टम्स क्या आएंगे, खांसी आएगी, बलगम के साथ रक्त मिलेगा, छाती कोख में भारीपन यानी चेस्ट में भारीपन लगेगा, अस्थमा, सिर दर्द, चक्कर आना, पेशाब घटना, कब्ज होना। और अगर जीभ निकाल के देखेंगे तो साइड्स ऑफ टंग रेड होगा, यानी जो आपके जीभ के जो साइड्स होंगे वो रेड होगा। तो इसका मतलब ये है कि लीवर ने लंग्स को अटैक कर दिया है। तो अगर लीवर ने लंग्स पे अटैक कर दिया है तो क्या कर दिया, वहां पे अग्नि बढ़ गई और ये लक्षण प्रकट हो गए। तो इसमें हमको, अच्छा, जो व्यक्ति ज्यादा करके गर्म खाना खा रहा है या ग्रीसी फूड खा रहा है और ज्यादा मात्रा में खा रहा है, तो उसको लिवर स्टैग्नेशन हो सकता है। तो ये सारे पॉइंट को हमें सीडेट करना है, लिवर 2, लिवर 14, LU7, P6, LI11, CV17 और CV22 को सीडेट करना है। और वो व्यक्ति को बोलना है कि ज़्यादा गर्म तासीर का खाना मत खाइए, ज़्यादा ग्रीसी फूड मत खाइए, उसको खाने में भी बताना है आपको। ठीक है। अब खांसी के साथ शरीर भी गर्म है और बॉडी में रेस्टलेसनेस भी है। तो ये अगेन अटैक ऑफ विंड हीट ऑन होल बॉडी। तो गेट ऑल द पॉइंट्स, LU7, P7, UB12 एंड LI11, ये हमको सीडेट करना है। जैसे ही हमने इस पॉइंट को बताया है, P7 क्या करेगा, हमारे रेस्टलेसनेस जो बॉडी में आ रहा है उसको काम करेगा, है ना, उसको ठीक करेगा। अब लॉ नंबर 8 क्या दिया है जी, कि खांसी तो आ रही है लेकिन सांस लेने में दिक्कत हो रही है खांसी के साथ साथ। तो इसका मतलब किडनी जो है उसको, किडनी नॉट रिसीविंग लंग्स एनर्जी, यानी किडनी को लंग्स की एनर्जी नहीं मिल रही है। तो पहला सिम्टम खांसी, दूसरा सांस लेने में दिक्कत,
शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ यानी श्रम करने से सांस फूल रहा, अस्थमा है, हाथ पैर उसके ठंडे होंगे। अगर चेहरा देखेंगे तो चेहरे में ज्यादा करके गाल में स्वेलिंग ज्यादा दिखेगी, गाल जो दोनों गाल है उसमें स्वेलिंग ज्यादा दिखेगी। पीठ में दर्द मिलेगा, पसीना आएगा, पेशाब एकदम पानी की तरह एकदम क्लियर यूरिनेशन होगा। और अगर हम नब्ज देखेंगे तो डीप नब्ज मिलेगा। कारण क्या है? जैसे कि हम लोग जानते हैं कि किडनी का क्या काम है, कि जो हम सांस लेते हैं उसका जो नियंत्रण है वो किडनी के पास है। और लंग्स क्या करती, सांस जो हम छोड़ते हैं उसका नियंत्रण लंग्स के पास है। मतलब किडनी का काम है सांस लेने की प्रक्रिया में उसका नियंत्रण रखना, और लंग्स का काम है जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसका नियंत्रण लंग्स लेता है। तो क्या करता है ये लंग्स और किडनी का आपस में जब एनर्जी का आदान प्रदान होता है तो एक पूरा चक्र पूरा कंप्लीट होता है। लेकिन अगर लंग्स और किडनी में आपस में ही तालमेल ना रहे, छोड़ने की प्रक्रिया में बाधा आएगी, जिसके कारण खांसी की और अस्थमा की भी शिकायत हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट को क्या करेंगे, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे? जल्दी बताइए। हाँ टोन करेंगे। हाँ, वेरी गुड, टोन करेंगे सारे पॉइंट को, क्योंकि किडनी को पर्याप्त एनर्जी नहीं मिल रही है, लंग्स एनर्जी, तो इसके कारण ये सारे पॉइंट को हमें टोन करना है। सीडेट कभी मत कर दीजिएगा, ठीक है। अब लॉज रिलेटिंग टू डेफिशिएंट यानी उसमें क्या बताया है कि सूखी खांसी है, इसका मतलब लंग्स इन डेफिशिएंसी है। बहुत वीक कफ है, इसका मतलब लंग्स की डेफिशिएंसी है। और क्रॉनिक कफ है और फ्लैम भी आ रहा है, तो इसका मतलब फ्लैम यानी बलगम। तो बलगम बहुत आना, इसका मतलब स्प्लीन वहां पे जिम्मेदार है। अगर हमारे नाक से बहुत पानी आ रहा है या पूरा ये निकल रहा है बलगम, मुंह से भी बलगम आ रहा है, या हम जैसे थूकने जा रहे हैं तो बलगम निकल रहा है, इसका मतलब स्प्लीन वहां जिम्मेदार है। स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट हमको तुरंत देना चाहिए। अगर क्रॉनिक कफ में वाटरी स्पुटम आ रहा है, ज्यादा करके किसको होगा, ओल्ड और मिडल एज पर्सन को, तो ये क्या बता रहा है, क्रॉनिक डेफिशिएंसी है किसका, स्प्लीन का और लंग्स का, दोनों का डेफिशिएंसी हो गया है। किसको हो गया, ओल्ड पीपल में या मिडल एज पीपल में। तो जो क्रॉनिक कफ कभी भी, ये हमें जानना चाहिए, क्रॉनिक कफ कभी भी स्प्लीन की डेफिशिएंसी से और स्प्लीन या डेफिशिएंसी से या लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण ह्यूमिड फ्लैम हमारे, यानी कि ह्यूमिड मतलब आपका इन्फेक्शियस होने जा रहा है। तो कभी भी अगर क्रॉनिक कफ में खूब गाढ़ा स्पुटम आ रहा है, वेट लॉस हो रहा है या फीवर हो रहा है, तो ये आगे चल के ट्यूबरकुलोसिस में तब्दील हो सकता है। अगर स्मोकिंग कर रहा है, रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है, तो उसके कारण भी, इसको स्मोकर्स कफ भी बोल सकते हैं। अगर क्रॉनिक कफ बहुत दिन तक रह गया तो क्या होगा, हमारी जो पूरा है, जो मतलब फेफड़े की जो झिल्ली है उसमें इन्फ्लेमेशन हो जाएगा और एक प्लूरसी नाम की बीमारी हो जाती है, जिसमें कहते हैं किडनी यांग डेफिशिएंसी या हार्ट यांग डेफिशिएंसी, या स्वेटिंग हो जाती है लंग्स में। अगर ड्राई कफ है, बहुत शाम को बहुत ज्यादा खांसी आ रही है, तो हमको मान के चलना चाहिए कि हमारे किडनी में और लंग्स में इनकी डेफिशिएंसी हो गई है। अगर ड्राई कफ के साथ फीवर भी आ रहा है तो ये डेफिशिएंसी ऑफ इन और लंग्स की डेफिशिएंसी या लंग्स इन डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। तो कभी भी अगर ड्राई कफ है तो हमारा सारा ध्यान जाना चाहिए लंग्स की डेफिशिएंसी पे, किडनी डेफिशिएंसी पे और स्प्लीन की डेफिशिएंसी पे जाना चाहिए, और उसका ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल आप लोग को आगे चल के मिलेगा। मैम एक और क्वेश्चन, मैम लंग्स और किडनी और स्प्लीन तीनों की हाँ डेफिशिएंसी के पॉइंट एक साथ लगा सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, तीनों लगा सकते हैं हम।
अब लॉ नंबर 9 क्या बता रहा है कि अगर सूखी खांसी है और बलगम भी सूखा आ रहा है तो ये अगेन दिखा रहा है लंग्स इन डेफिशिएंसी। तो इसमें क्या होगा, सूखी खांसी आएगी, सूखा बलगम है, कभी कभी बलगम में रक्त भी आएगा। मंद ज्वर यानी 99, अगर आप लगेगा फीवर जैसा हो रहा है, लेकिन अगर आप थर्मोमीटर में देखेंगे तो 99, इसको मंद ज्वर बोलते हैं। छाती तलवे हाथ में गर्म होना, लाल गाल होना, रात्रि में पसीना होना और जीभ पर कोई परत ना होना। और अगर आप टंग डायग्नोसिस वाला आपके पास अगर बुक होगा तो उसमें देखेंगे कि लंग के क्षेत्र में क्रैक है। तो इसके कारण ये आपको यहाँ पे 2 प्रोटोकॉल यहाँ पे दिया हुआ है। तो या तो आप मेथी लगाइए या तो आप स्टार मैग्नेट लगाइए ग्रुप 1 में, और ग्रुप 2 में LU5, K3, लिवर 2, UB13 और 23 लेफ्ट एंड राइट टोन करेंगे, और K3, UB13 और 23 टोन, और सीडेट क्या करेंगे, LU5 और लिवर 2। LU5 और लिवर 2 को क्या करेंगे, सीडेट करेंगे, और K3 आपका क्या है, किडनी का ऑर्गन सोर्स पॉइंट है। तो K3, UB13 और 23 को टोन करेंगे। ठीक है, ये था आपका ड्राई कफ। अब वीक कफ यानी खांसी, बहुत कमजोर खांसी आ रही है, आवाज भी बहुत कमजोर हो गया है, और स्पूटम कैसा निकल रहा है, बलगम कैसा निकल रहा है, एकदम वाटरी, थिक बलगम नहीं निकल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, लंग्स की डेफिशिएंसी बता रहा है, यानी लंग्स में ऊर्जा की कमी हो गई है। तो सूखी खांसी, आवाज कमजोर होना, पानी जैसा बलगम होना, और अगर कुछ काम कर लिए तो खूब तेज तेज सांस फूलना, और जल्दी जल्दी क्या सर्दी लग जा रही है। कॉम्प्लेक्शन वाइट मतलब गोरा नहीं हो जाना, एकदम अजीब सा सफेद कॉम्प्लेक्शन हो जा रहा है। और अगर नब्ज देखेंगे तो एम्प्टी पल्स। तो यहाँ पे लिखा है कि इस प्रकार के खांसी वाले व्यक्ति बात नहीं, मतलब वो बात नहीं करना चाहता क्योंकि उसको बोलने में असुविधा होती है, यानी ताकत लग रही है। तो LU7, 9, UB13, CV12, CV6 और ST36 को आपको टोन भी कर सकते हैं या स्टार मैग्नेट भी लगा सकते हैं। ठीक है, अब कफ विथ रैटलिंग नॉइज, यानी खांसी आ रही है, गले में भी अजीब सा गले के अंदर भी अजीब सी आवाजें आ रही हैं, और थिक स्टिकी फ्लैम निकल रहा है। तो ये क्या बता रहा है, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि अगर बहुत ज्यादा स्पूटम निकल रहा है या बहुत ज्यादा बलगम निकल रहा है तो इसकी जिम्मेदार कौन है, स्प्लीन है। तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट तुरंत लगा लेना चाहिए, जिससे आराम मिलता है। अच्छा, बाकी सिम्टम्स क्या आएंगे, सब समय गला जो है बलगम जैसे नहीं, बलगम निकालने की कोशिश करता है वैसा होगा, भूख नहीं लगेगी, खाने के बाद पेट में भारीपन आ जाएगा, थकान लगेगी, हाथ पैरों में कमजोरी लगेगी, आलस लगेगा, सुस्ती लगेगी, अगर खाना खा लिया तो उल्टी जैसा लगेगा, छाती में या आपका जो एपिगैस्ट्रियम यानी जो स्टमक का एरिया है उसमें भारीपन लगेगा, पतले दस्त लगेंगे, अगर नब्ज देखेंगे तो एकदम ना के बराबर नब्ज मिलेगा, और जो जीभ निकाल के देखेंगे तो जीभ के साइड्स में सूजन। तो कभी भी अगर जीभ निकाल के देख रहे हैं तो अगर जीभ के साइड में सूजन है, जीभ के साइड में सूजन है या दांत के निशान है तो आपको तुरंत समझ जाना चाहिए कि ये स्प्लीन की डेफिशिएंसी के कारण हो रहा है। ठीक है, ठीक है। अब कफ विथ वाइट वाटरी फ्रोथी स्पन, मतलब ये ज्यादा करके किस में होता है, ओल्ड और मिडल एज के लोगों में ज्यादा ये होता है। ठीक है, लंग्स की डेफिशिएंसी के कारण होता है। तो इसमें क्या होगा, खांसी के साथ सफेद पानी जैसे फेन की तरह बलगम निकलेगा, श्वास लेने में तकलीफ होगा, छाती में घरघराहट की आवाजें आएगी, कपकपाहट लगेगा, अगर जीभ देखेंगे तो पीली जीभ रहेगी, गाढ़ी परत पे उस पे चढ़ी रहेगी जीभ पर, और अगर नब्ज देखेंगे तो कमजोर और महीन नब्ज मिलेगा। तो इसमें परहेज बताते हैं कि चिकनाई युक्त खाना, ठंडी तासीर का भोजन कम करना चाहिए, तीनों टाइम दही खाने से भी, अगर कोई खांसी के साथ साथ दही भी खा रहा है
तो उसको कहना होगा आप दही खाना कुछ दिनों के लिए बंद कर दीजिए। और ये सारे पॉइंट को क्या करेंगे हम लोग, टोन करेंगे कि सीडेट करेंगे, बताइए। मैम 2 पॉइंट सीडेट करेंगे, बाकी टोन करेंगे। कौन सा 2 पॉइंट सीडेट करेंगे? LU5 और CV9 सीडेट करेंगे, बाकी सारे टोन करेंगे। ST40 भी तो सीडेट करेंगे। अच्छा, ओके सर ST40 मैम। भी, हाँ ST40 भी सीडेट करेंगे, ओके मैम, ओके। है ना। ये बाकी सारे ठीक पॉइंट को ठीक। टोन करेंगे। मैम आप ST40 उसके लिए वो फ्लेम बन रहा है, उसके लिए वो बनना हाँ बंद हो जाएगा। हाँ, वो वही ओके, कारण है, ST40 को ही हम सीडेट करेंगे, ठीक है। ठीक 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 मैम। अब पुरानी खांसी है जिसमें सफेद बलगम निकल रहा है, रोगी की पीठ के बल नहीं सो पा रहा है और कई बार रात में उठ रहा है, बैठ रहा है। इसका कारण क्या है? फेफड़े में ऑब्स्ट्रक्शन हो गया, ह्यूमिड फ्लेम का। तो कहीं भी अगर ह्यूमिड आ गया तो हमारे खेमका सर बोलते थे ह्यूमिड का मतलब ही इन्फेक्शन। ह्यूमिड कह लीजिए या डैम्पनेस कह लीजिए, जिसको बोलते हैं मॉइस्चर। तो ह्यूमिड फ्लेम के कारण ये हो रहा है, पुरानी खांसी है। तो पुरानी खांसी में क्या हो रहा है? बहुत ज़्यादा खांसी आ रहा है, बार बार खांसी आ रही है, बहुत ज़्यादा वाइट स्पुटम यानी बलगम निकल रहा है, छाती में भारीपन लग रहा है, सांस लेने में परेशानी हो रही है, पीठ के बल जो मरीज है वो सो नहीं पा रहा है, और रोगी जो है सिर को ऊंचे उठाकर सोता है, यानी खूब 2-3 तकिया लगा के सोता है, कहता है कि हमको नींद नहीं आ रही है। और जीभ देखेंगे तो एक सफेद गाढ़ी परत दिखेगी, और नब्ज कैसी रहेगी? एकदम कमजोर तैरती हुई नब्ज। तो इसका मतलब क्या है कि इंटरनल कोल्ड अंदर बढ़ गया है और एक्सेस फ्लैम भी है जो लंग्स में जमा हो गया, यानी इकट्ठा हो गया, कलेक्ट हो गया है। तो इसका 2 कारण है, या तो स्प्लीन की डेफिशिएंसी है, या तो स्प्लीन यांग डेफिशिएंसी है, या तो फिर लंग्स की डेफिशिएंसी है। और जो बच्चे हैं अगर उनमें ये तकलीफ दिख रहा है, जिसको कुकुर खांसी बोलते हैं, तो अगर बच्चों को तो कुकुर खांसी है, लेकिन बड़ों को अगर ये तकलीफ हो जा रही है तो आगे चल के ये टीबी हो सकती है। तो ये सारे पॉइंट को हमको क्या करना है? टोन करना है कि सीडेट करना है? मैम सीडेट करेंगे कुछ पॉइंट, इसमें भी और भी टोन करेंगे कुछ। तो कौन सा पॉइंट सीडेट करें? सीडेट के लिए मैम एक तो है CV22 UV। सर मैम समझ में नहीं आ रहा, शायद इसमें भी LU5 CV9 और CV22 सीडेट करेंगे, और ST40। ST40 भी सीडेट करेंगे। ओके, और बाकी टोन करेंगे मैम सभी। CV9 भी मैम, नहीं हाँ सर मैम CV9 भी सीडेट करेंगे ना मैम? हाँ, CV9 भी सीडेट करेंगे। ये एक्सेस ओके, जो बन रहा है ना फ्लैम, उसको रोकेगा ये और CV9 भी। LU5 भी सीडेट करेंगे, LU5 भी सीडेट करेंगे। और 7 मैम, 7 भी तो, नहीं, LU7 नहीं, LU7। अच्छा, LU7 ठीक। LU5 सीडेट करेंगे। ओके ओके। ठीक और है। मैम LU1 जो है वो तो विंड पॉइंट है, जैसे उसको हाँ, वो, LU1 को भी सीडेट करना नहीं चाहिए। विंड पॉइंट नहीं है LU1 तो, LU11 है मैम विंड पॉइंट तो। नहीं, विंड पॉइंट नहीं LU1 तो, हाँ है ना। LU1 तो यूं जनरल पॉइंट ही है, तो उसको उसको टोन, टोन करेंगे। हाँ ओके, टोन, ठीक। टोन कर। हाँ, ठीक है मैम, ओके, थैंक यू। अब क्रॉनिक कफ है लेकिन बहुत ज़्यादा थिक वाइट स्पूटम निकल रहा है, वेट लॉस हो रहा है, फीवर भी हो रहा है। तो ये सारे लक्षण क्या दिखा रहे हैं? टीबी के। और इसमें सिम्टम्स क्या दिखेगा? पुरानी खांसी, बहुत ज़्यादा स्पूटम निकलना, वेट लॉस होना, और रोगी को लगातार ज्वर बना रहता है। तो इसका कारण वही है, पल्मोनरी टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो इसमें भी ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल पल्मोनरी टीबी का अलग दिया है, ट्यूबरकुलोसिस का अलग दिया है, और फेफड़ों की झिल्ली प्रदाह का अलग दिया है। तो ये आपको देखना सभी पड़ेगा। सीडेड होंगे मैम इसमें तो? हाँ, सारे पॉइंट से डेट होंगे इसमें। अगर कोई रेगुलर स्मोकिंग कर रहा है तो उसके कारण भी खांसी आ सकती है।
जिसमें या तो फिर तंबाकू भी खा रहा है वो भी गर्म है, धूम्रपान कर रहा है तो वो भी फेफड़ों में गर्मी बढ़ाएगा, बलगम जो है क्रिएट करेगा, खांसी भी आएगी, सांस की तकलीफ भी होगी। तो अदर सिम्टम्स क्या आएंगे? बार्किंग कफ यानी भौंकने, मतलब जैसे कुत्ता भौंकता है उस तरह खांसी आएगी, अस्थमा। और अगर बलगम देखें तो एकदम गंदा महकता हुआ बलगम रहेगा, फाउल स्मेलिंग, एक्सेस येलो या ग्रीन स्पूटम निकलेगा, छाती में भारीपन रहेगा, जीभ निकाल के देखेंगे तो रेड टंग विथ थिकी स्टिकी येलो कोट है, और अगर पल्स देखेंगे तो तीव्र भरी नब्ज होगी। तो इसका कारण वही है, नियमित धूम्रपान करना, तंबाकू का सेवन करना, बहुत ज़्यादा चिकनायुक्त खाना खाना या गर्म तासीर का भोजन करना, बहुत मसालेदार तला हुआ भोजन, मांस, शराब, गरम मसाला, मिर्च बहुत खाना। तो इसमें सारे पॉइंट को सिडेट करना है, LU5, LU7, LU10, LI4, LI11, UB13, CV12 एंड ST40, ये सारे मैम पॉइंट। इसमें मैम साथ में हम स्टमक हीट भी दे सकते हैं ना सर मैम इसमें? नहीं, स्टमक हीट का इसमें कोई काम नहीं है, इसको लंग्स में गर्मी बढ़ गई है तो लंग्स में अच्छा, गर्मी, उसको कम कर रहा हूँ। स्टमक में ठीक हीट है। का यहाँ पे। तो सारे पॉइंट को अच्छा सिडेट अच्छा। करेंगे। LU5, LU10 को जब हम सिडेट करेंगे तो फेफड़ों से गर्मी निकालेगी, LU7 और UB13 करेगा खांसी सांस की तकलीफ को ठीक करेगा, ST40 अगेन अवरोध बलगम को बाहर निकालेगा, LI4, LI11 पाचन पथ की गर्मी को निकालेगा, और CV12 क्या करेगा? पाचन को ठीक करने से बलगम बनना बंद हो जाएगा। अगर तो शरीर में मैम बलगम बहुत ज्यादा CV12 से बलगम बंद कैसे होगा मैम? ST40 का और उसका होता है ना मैम, या स्प्लीन काम करती है? 40 फिर बलगम बनना बंद होगा, ये क्या कह रहा है? CV12 में जब हम सिडेट करेंगे जो पाचन जो हमारा ठीक होगा तो उसके कारण जो एक्सेस बलगम बन रहा है, बलगम बन रहा है वो कम हो जाएगा, वो बंद हो जाएगा। अच्छा हाँ, ST40 तो जनरल है, बलगम ज्यादा बन रहा है तो सिंगल पॉइंट आपको लगाना है तो सिर्फ ST40 सिडेट कर सकते हैं, ठीक है। मैम अब स्प्लीन, जैसे स्प्लीन 70% स्प्लीन वो बलगम बनाती है, हाँ, तो अगर स्प्लीन की वजह से बलगम बन रहा है तब हम कौन सा पॉइंट यूज करेंगे? इनको डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए। अच्छा ठीक है। हाँ, एनर्जी को बढ़ाना है, जैसे स्प्लीन में एनर्जी बढ़ेगी बलगम धीरे धीरे बनना कम हो जाएगा, बंद तो नहीं होगा ओके। हाँ क्योंकि हाँ हमारे हाँ। लुब्रिकेशन भी चाहिए, जी नहीं तो जी जी। हाँ हो जाएगा, वो बैलेंस हो जाएगा, हाँ बैलेंस हो जाएगा वो। बैलेंस हो ठीक जाएगा। ठीक। अगर क्रॉनिक कफ है और थीन वाटरी स्पूटम या हो रहा है तो इसका कारण क्या है कि फेफड़ों में इन्फ्लेमेशन हो गया है, यानी जो प्लूरल फ्लूइड है उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया है। तो ये क्यों हो रहा है? किडनी यांग डेफिशिएंसी है या हार्ट यांग डेफिशिएंसी है, दो कारण बताया है, किडनी भी डेफिशिएंट हो गई और हार्ट भी डेफिशिएंट हो गया है। अदर सिम्टम्स क्या दिखेंगे? लंग्स में स्वेलिंग आ गया, हार्ट में स्वेलिंग आ गया, या हेड में यानी सिर में स्वेलिंग आ गया है, वाटर रिटेंशन यानी वाटर जो कि शरीर से बाहर जाना चाहिए वहां पे रुक गया है, पेल्पिटेशन यानी धड़कन बढ़ गया, ब्रेथलेसनेस यानी सांस फूल रहा है, और कोल्ड लंग्स यानी कोल्ड लंग्स का मतलब लंग्स है में ठंडक, ठंडक हाँ लंग्स में। लग गई है, जैसे हम लोग को ठंड लगती है, जैसे फेफड़े को भी ठंड लग गई है। तो ये सारे हाँ। जो है कुछ पॉइंट इसमें सीडेट होंगे और सीडेड कुछ होंगे कुछ, हाँ। मैम SP9 हम बताएं सीडेड? SP9 सीडेट होगा। SP9, ST28, UB22 और CV9 सीडेड होगा मैम। हाँ, 4 पॉइंट जो है अगर हमको सीडेड अपने होंगे हाँ। ह्यूमिडिटी को निकालना है, सूजन को निकालना है, तो SP9, ST28, CV9 और UB22 ये 4 टू, पॉइंट लेना, उसको सीडेट कर देना है। अगर बाकी सब टोन हो स्वेलिंग, जाएंगे। बाकी सब टोन होंगे। अगर सिम्टम्स लग रहा है कि हार्ट में स्वेलिंग हो रहा है तो JV14 और UB15 को भी सीडेट करेंगे, और अगर लंग्स में सीडेड स्वेलिंग दिख, करेंगे मैम इस स्वेलिंग में सीडेड ये? स्वेलिंग में सीडेट करते हैं ना हम लोग, अगर जी टोन करने स्वेलिंग बढ़ जाएगी ना। हाँ, पर मैम इसमें तो हमें उन सर ने, अखिलेश सर ने टोन बताया। नहीं, सीडेट करना है, सिम्टम्स ऑफ स्वेलिंग इन हार्ट,
सिडेट करना है। शुरू में सिडेट अच्छा, करना, बाद में हाँ, टोन करना, ठीक है। और अच्छा। सिम्टम्स इन लंग्स LU7, GV12 और UB13, इसको भी सिडेट करना है, ठीक क्या है। मैम शुरू में सीडेट करना है फिर बाद में टोन करने हैं? में टोन करना है, 1 हफ्ता सिडेट करके रखना है, बाद में उसको टोन करना है। ठीक है। अब एक खांसी बताइए जो शाम को बहुत बढ़ जा रही है, तो इसका कारण क्या है? किडनी और लंग्स इन डेफिशिएंट हो गया, यानी किडनी भी हमारा डेफिशिएंट हो गया और लंग्स इन डेफिशिएंट हो गया है। तो इसमें सिम्टम्स क्या होगा कि खांसी, सूखी खांसी आएगी, लेकिन वो शाम के समय बढ़ जाएगी। इवनिंग में बहुत ज़्यादा गर्मी लगेगा, नींद में हम सो रहे हैं तो नाइट स्वेटिंग होगा, मुंह एकदम सूखा सूखा लगेगा, वजन गिरता जाएगा, यानी थिन बॉडी, और 5 हार्ट हिट, यानी दोनों 5 पाम हाथ हीट हो की जाएगा। है, हाँ, दो पैर के जो तलुए हैं और चेस्ट, उसमें गर्मी जैसे महसूस होगा। और अगर हम जीभ देखेंगे तो जीभ में कोई कोट नहीं होगा और क्रैक्स होंगे, जो लंग्स की एरिया है उसमें क्रैक्स दिखेगा। तो ये कारण हो गया आपका लंग्स और किडनी इन डेफिशिएंसी के कारण। अगर हम पल्स देखेंगे तो फ्लोटिंग, यानी तैरता हुआ पल्स दिखेगा। तो हमको लंग्स और किडनी इन डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। मैम अभी हमें लंग्स ओ पल्स देखना तो आता नहीं है। चलिए, ठीक नहीं आता तो जितना आ रहा है उतना ही हम लोग कर लें, ठीक है। हाँ, जीवन में बहुत ज्यादा जिसको चिंता है, तो उसका भी लंग्स डेफिशिएंट हो जा रहा है और किडनी भी डेफिशिएंट हो जा रहा है। तो इसके कारण भी सूखी खांसी आ सकती है और जो शाम के समय बढ़ सकती है। तो ये सारे पॉइंट को हमें क्या करना है? टोन करना है कि सिडेट करना है? डेफिशिएंसी है तो टोन करनी पड़ेगी। हाँ, वेरी गुड। डेफिशिएंसी है तो टोन करना पड़ेगा। टोन। आपने पॉइंट लगाया नीता जी? क्या? वो वाले कल पॉइंट कोलेस्ट्रॉल के लगाए आपने? नहीं, कोलेस्ट्रॉल के तो मुझे नहीं लगाने थे मैम, वो लगाए थे जो आपने अपोजिट फ्लो के पहले बताए थे ना 7-8 उस पे, तो उससे मैम वो काफी फर्क सरिता पड़ा। मैम है। सरिता सरिता मैम। अच्छा अच्छा, अच्छा। सॉरी। दीदी कोई आराम बात मिला नहीं। आपको? आराम मिला? सरिता आराम मैम मिला? शायद अभी है सरिता नहीं मैम आज इसमें। नहीं है आज। अच्छा, अभी सरिता वो में अच्छा अच्छा, पॉइंट ज्यादा लगता फायदा कर गया आज जो है। नहीं, अभी आ रही होंगी वो, अभी आ रही आज होंगी, उनका अच्छा थोड़ी समय देर में आएंगी वो खाने से फ्री होके। अच्छा। अब लॉ नंबर 9 क्या है? खांसी तो आ रही है लेकिन साथ साथ में फीवर भी है। तो इसका कारण क्या है? डेफिशिएंसी ऑफ इन और लंग्स की डेफिशिएंसी है, या लंग्स इन की डेफिशिएंसी है। तो सिम्टम्स क्या आएंगे? सूखी खांसी, फीवर आना, और अगर हम उसका जीभ देखेंगे तो कोई कोटिंग नहीं होगी जीभ में। तो LU5, K3, लिवर 2, UB13 और 23। लिवर 2 को हम सिडेट करेंगे, LU5 को टोन करेंगे, और स्टार मैग्नेट कहाँ कहाँ लगाएंगे? K3, UB13 और UB23 में। तो जैसे ही हमने क्या मैम, लिवर एक मिनट वापस बताए मैम क्या? LU5, K3, लिवर 2, UB13 और UB23, ये ये सीडेड पॉइंट करेंगे? लिवर 2 को सिडेट करेंगे। मैम और LU5 भी बताया है हमें इसमें। LU5 को टोन करेंगे। सूखी खांसी इस वजह से। हाँ, सूखी खांसी है और फीवर भी है साथ में, ठीक है। और स्टार तो मैग्नेट कहाँ लगाएंगे? K3 पे, UB13 और UB23 पे। तो जैसे ही हमने अच्छा, लिवर 2 और लिवर 5 पे जैसे ही हमने ट्रीटमेंट दिया, तो जो लिवर की जो एनर्जी है नियंत्रित हो जाएगी, क्योंकि लिवर ने क्या किया था? लंग्स पे अटैक कर दिया था। तो जैसे हमने लिवर 2 को सिडेट किया और LU5 को टोन किया, तो इससे क्या होगा? लिवर और फेफड़े में दोनों में एक बैलेंसिंग पावर आ जाएगा, मतलब जो लिवर अटैक कर रहा है लंग्स पे वो रुक जाएगा, ठीक है। पर मैम एक चीज है, स्टार मैग्नेट तो ऑलवेज सीडेड ही फंक्शन देता है, तो हमें ये स्टार मैग्नेट इसमें लगानी चाहिए। लिखा तो है सर ने, हम लोग तो मोस्टली मेथी लगा देते हैं। हाँ, बैलेंस हो जाती है। हाँ, पहले बैलेंस। स्टार मैग्नेट चलता था, हाँ पहले हाँ स्टार जी, हाँ। मैग्नेट चलता था, बाद में उसकी जब क्वालिटी देखी गई तो उसके हिसाब से अब मेथी लगाते हैं। अब मेथी लगा। ओके ओके, ठीक है। वैसे हमें फिर बाद में टोन करवा दिया, K3 तो ऑलवेज टोन होता है हाँ मैम एक्चुअल में।
हाँ, और लंग्स का ये जो वैक्शू पॉइंट है वो भी टोन होगा, और किडनी का हाँ, वैक्शू पॉइंट है वो भी टोन होगा। कौन होगा। तो लेकिन आप इसलिए मेथी लगा सकते हैं, मेथी क्या लगा मैम? सकते, मेथी मेथी लगा लगा सकते, सकते हैं, हाँ। ठीक है, तो और ठीक नंबर 9 क्या है? क्रॉनिक कफ है, यानी पुराना। अगर कहीं भी क्रॉनिक कफ है तो वो बता रहा है कि हमारा स्प्लीन डेफिशिएंट हो गया है, हमारा लंग्स भी डेफिशिएंट हो गया है। तो इसमें सिम्टम्स क्या दिखेंगे कि हमेशा गला खरखर, मतलब हमेशा हम लोग गला हमेशा साफ करते रहेंगे। और सेकंड लक्षण क्या दिखेगा? हमेशा कमजोरी या थकान महसूस होगी और भूख नहीं लगेगी। 3 लक्षण दिख रहा है क्रॉनिक कफ में। तो पहले हम लोग गला अपना साफ करते मिलेंगे, बहुत ज़्यादा कमजोरी लगेगी, थकान लगेगा और भूख नहीं लगेगी। तो ST36, ST40, UB13 और UB20 को टोन कर दिया है, क्योंकि जैसे ही हमने टोन किया वैसे ही जो हमारे लंग्स और जो स्प्लीन है उसकी जो कार्य प्रणाली ठीक होगी तो हमारी खांसी भी ठीक होगी। ST36 चूंकि ये शू स्ट्रीम पॉइंट है स्टमक का, तो क्या करेगा, जो स्टमक में जो बलगम बन रहा है ना, स्टमक में जो खाना जा रहा है उसके कारण जो बलगम बन रहा है वो बनना बंद हो जाएगा। और यहाँ पे हमने ST40 को ज्यादा करके तो हम लोग ST40 को सीडेट करते हैं, लेकिन ST40 को हमने यहाँ क्यों टोन किया है? क्योंकि हमको बलगम को जो बन चुका है अंदर उसको बाहर निकालना है, तो ST40 को हम लोग टोन करते हैं। ठीक है। अच्छा मैम, अब अगर मान लो किसी के बहुत कफ ऐसे निकाल रहा है, अपन बर्तन लेके बैठा है या कोई निकाल रहा है जैसे इस तरह का, तो उसमें ST40 को हमें टोन करना पड़ेगा। करना है, ठीक है। और अब जो क्रॉनिक कफ आ रहा है और डाइजेस्टिव प्रॉब्लम भी है तो सिर्फ 3 पॉइंट लगाना है, LU11, CV22 और UB12। क्रॉनिक कफ को हमेशा सारे पॉइंट को मोस्टली टोन किया जाता है। क्रॉनिक कफ का क्या मतलब है? बहुत दिनों से है वो खांसी। एक्यूट अगर कफ हो रहा है तब तो हम सारे पॉइंट को सिडेट करते हैं, लेकिन अगर क्रॉनिक कफ यानी बहुत महीनों से आ रहा पुराना। है, हाँ हो गया है, तो हम सारे पॉइंट को टोन करते हैं। तो मैम, यहाँ पे हमको सीडेट बताया इसमें किसने? अखिलेश सर ने। ऐसा है, आप लोग खुद अपना आपका शरीर खुद डायग्नोसिस करें। डायग्नोस्टिक। हाँ, अगर आप ओके, लोग हाँ, आपको फायदा कर रहा है तो आप वही चीज करिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, नहीं 2-3 डायग्नोसिस तो खैर है ही है मैम, बिल्कुल सही बात है, और इन्फ्लुएंस अपने आप में बेस्ट पार्ट है। बेस्ट। हाँ, बाद पहले बिल्कुल। अगर धीरे धीरे इन्फ्लुएंस निकालना सीखिए तो उससे हाँ क्या जी, होगा हाँ। कि सारे पॉइंट पर LU11 पर आप अगर इन्फ्लुएंस निकाल लेंगे तो आपके हम्म, एनर्जी पैटर्न पर इसीलिए लिखा हुआ नहीं है उसमें कि टोन जी स्टेट। जी, तो बिल्कुल बिल्कुल कोई प्रश्न और पूछना है? बिल्कुल, बस मैम। हम्म, अब आइए पेज नंबर 52, चैप्टर नंबर 12, लॉज ऑफ रेस्पिरेशन, यानी कैसे हम श्वास लेते हैं, श्वास लेने का नियम है। श्वसन में क्या करते हैं? हम श्वास लेते हैं और श्वास छोड़ते हैं। अगर कोई योग करता हो तो योग में क्या बताते हैं? जब हम सांस लेते हैं तो क्या करते हैं? पेट को बाहर छोड़ते हैं कि अंदर खींचते हैं? सांस लेते हैं तो कोई अगर योग बाहर मैम, करता वो बंद करो। हो, हाँ, सांस अंदर लेंगे तो पेट फूलेगा, और जब सांस निकालेंगे तो पेट कम अंदर होगा। होगा। हम्म, हाँ, जी है ना। तो हम चूंकि विचारक हैं तो हमको ये जानना चाहिए कि श्वास फूलना, श्वास कष्ट और डायलेशन और डिस्ट्रक्शन ऑफ एयर पैसेजेस लंग्स में क्यों हमको ब्रेथलेसनेस हो रहा है, जब हम लेटते हैं तो सांस लेने में हमें क्यों असुविधा हो रही है, छाती में भारीपन क्यों हो रहा है। ब्रीदिंग या रेस्पिरेशन मतलब क्या होता है कि हम जो सांस ले रहे हैं वो लंग्स के अंदर जा रहा है और बाहर छोड़ रहे हैं तो क्या है, ऑक्सीजन अंदर ले रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर कर रहे हैं, जैसे हम लोग योग में करते हैं, अनुलोम विलोम करते हैं। ठीक है। तो यहाँ पे खेमका जी ने
7 तरह की लॉ बताइए लॉ ऑफ रेस्पिरेशन का, ब्रीदिंग का। पहला लॉ क्या बताया है? लॉ ऑफ लाउड रेस्पिरेशन। मतलब अगर रोगी की सांस बहुत तेज चल रही है तो इससे पता चल रहा है कि जो उसकी बीमारी है वो एक्सेस टाइप है। एक्सेस का मतलब तुरंत आई हुई बीमारी है। अगर रोगी की सांस बहुत धीमी चल रही है, वीक है, तो इसका मतलब वो डेफिशिएंट है। क्योंकि सारा खेल तो सांस का ही तो है। सांस ले रहे हैं तो जिंदा है, सांस चली गई तो मर गए हम लोग, है कि नहीं? ठीक है। कोई व्यक्ति अगर बेहोश होता है तो पहले उसके नाक पे ही हाथ रखते हैं ना लोग, कि सांस चल रही है कि नहीं चल रही है उसकी। ठीक है। तो अगर लाउड है रेस्पिरेशन तो इसका मतलब एक्सेस टाइप है, अगर वीक है रेस्पिरेशन इसका मतलब डेफिशिएंसी टाइप है। और सांस लेने की जो प्रक्रिया है, जो इनहेल करते हैं हम सांस को लो, तो वो किडनी उसकी जिम्मेदार है। और जो सांस हम लोग छोड़ते हैं यानी एक्सलेशन करते हैं, उसका नियंत्रण कौन करता है? फेफड़ा करता है। तो सांस लेने की प्रक्रिया अगर गड़बड़ी है तो हमें किडनी पे ध्यान देना है, और सांस छोड़ने में अगर गड़बड़ी लग रही है तो हमें लंग्स पर उपचार देना है। ठीक है। तो सांस को लेकर अंदर रोके रखने की शक्ति का नियंत्रण किडनी करती है, और सांस को बाहर छोड़ के रोके रखने की शक्ति का नियंत्रण फेफड़ा करती है। ठीक है। अब ब्रीदिंग बाय माउथ, बहुत लोग को देखा है वो लोग नाक से सांस नहीं लेते, मुंह से सांस लेते हैं। इसका मतलब कि लंग्स में एनर्जी की कमी हो गई है, तभी वो मुंह से सांस ले रहा है। तो अगर डेफिशिएंसी ऑफ लंग्स भी है तो सारे पॉइंट को टोन करना है। ये लंग्स में डेफिशिएंसी के पॉइंट हैं, 6 पॉइंट है, बहुत ही मार्वेलस पॉइंट है। LU7, LU9, UB13, गवर्निंग वेसल 12, CV6 और ST36। अगर आपको बहुत ज्यादा कमजोरी भी लग रही है, थकावट भी लग रही है, इसका मतलब कि उतना एनर्जी लंग्स नहीं ले पा रहा है या जो भी कारण हो, तो भी आप लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगा सकते हैं। और मैं बार बार कहती हूँ कि अगर आपको बहुत ज़्यादा पसीना भी आ रहा है तब भी आप लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए, और इसका इफेक्ट देखिए। दो जो है प्रोटोकॉल, एक लंग्स की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल और एक स्प्लीन की डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल, ये दोनों प्रोटोकॉल आप लोग कम से कम 1-1 हफ्ता लगा के देखिए, तो देखेंगे कितना शरीर में एक क्या कहते हैं ना, स्फूर्ति आ जाती है। मतलब काम करने का मन करता है, नहीं तो हमेशा आदमी निढाल पड़ा रहता है। तो ये लॉ ऑफ ब्रीदिंग बाय माउथ। अब लॉ ऑफ ओपन माउथ, यानी रोगी अपना हर समय खुला रखता है, तो ये भी क्या कारण? डेफिशिएंसी दिखा रहा है। पहले तो हम लंग्स मैम की मेरा एक प्रश्न है, जैसे हाँ, आपने बताया कि लंग्स डेफिशिएंसी और स्प्लीन डेफिशिएंसी की पॉइंट 7 दिन हम लगाएं, तो हम दोनों एक साथ लगा सकते हैं? नहीं, 1-1 हफ्ता लंग्स की यानी डेफिशिएंसी का पॉइंट पहले एक लगा। दिन लंग्स का लगाएं और एक हफ्ता स्प्लीन का, दोनों साथ नहीं लगा सकते, ऐसा? साथ में मत ओके, लगाइए दोनों। जी 1 हफ्ता जी, आप थैंक यू। लगाइए तो आपका लंग्स मजबूत हो जाएगा। फिर 1 हफ्ते आप स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाइए तो बहुत अच्छे रिजल्ट्स आते हैं। इसको क्या बोलते हैं जानते हैं? अगर हम अपने भाषा में बोले तो इसको बोलते हैं डोपिंग करना। जैसे स्टेरॉइड लेते हैं ना, एथलीट लोग स्टेरॉइड लेते हैं कि नहीं लेते हैं अपने को क्या कहते हैं, मजबूत रखने के लिए। मतलब अपने हाँ, दौड़ में हम अच्छा। बूस्ट अप करने के लिए, 200 बूस्ट करने के लिए, हाँ। करने के लिए खाना तो वगैरह। अच्छा, शाम को 5 मैम आप बजे क्या कहते हैं उसको? डोपिंग, डोपिंग डोपिंग, करना, ओके ओके। डोपिंग करना। ठीक है। तो डोपिंग करने में लोग क्या करते हैं, पहले वो निम्सलाइड खाते थे लोग। एक आपने नाम सुना होगा, अब तो ये शायद बैन हो गया इंडिया में, पहले तो विदेशों में भी बैन था, लेकिन इंडिया में बैन। निम्सलाइड 100 mg का मिलता था उस समय। पैरासिटामोल लोग नहीं खाते तो उसी को खा लेते थे। जैसे हल्का सा बदन दर्द कर रहा है, कमजोरी लग रही, तुरंत 100 mg का वो दवा खा लिए तो शरीर में स्फूर्ति आ गई। लेकिन वो आगे चल के क्या करेगा, आपका किडनी और लिवर डैमेज कर देगा। तो कुछ नहीं करना है आपको। 1 हफ्ते आपको लंग्स की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं, फिर 1 हफ्ते आपको इसका स्प्लीन की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। मैम अगर ये इस तरह बच्चों को भी लगा सकते हैं? हाँ, बच्चों को भी लगा सकते हैं,
बच्चों को भी लगा ठीक सकते है। हैं। तो अगर किसी रोगी का मुंह हर समय खुला रह रहा है तो इसका मतलब वो लंग्स भी उसका डेफिशिएंट है और किडनी भी डेफिशिएंट है। तो लंग्स के साथ साथ आप किडनी की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट दे सकते हैं। बहुत मैम अच्छा। मैम एक छोटा सा क्वेश्चन था, इसमें जो हम पॉइंट्स लगाते हैं तो कुछ ओरिजिनल और कुछ बायोल ऐसे साथ में लगाए तो चलता है? नहीं, सारा ब्योल लगाइए, ओरिजिनल क्यों लगाएंगे, सारा ब्योल नहीं, लगाइए। जैसे लंग्स के लिए 7-9 ओरिजिनल भी बहुत अच्छा काम करता है, तो वैसा। नहीं, अगर आप प्रोटोकॉल ब्योल लगा भी रहे उतना ही काम करता है, ऐसी बात नहीं है। अच्छा, तो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल लगा रहे हैं पूरा तो बेओल ही लगाएं। हाँ ब्योल ही लगाएं। हाँ, ओके ठीक। मैम। सिमिलर एनर्जी चलती रहती है ना उस हिसाब शॉर्ट, से। अगर लंग्स मतलब हम लोग को सांस लेने में तकलीफ हो रहा है, एक्सर्शन हो रहा है, तो इसका मतलब अगेन लंग्स हमारा डेफिशिएंट हो गया या हार्ट भी यहाँ पे इन्वॉल्व हो गया है। तो लंग्स के साथ हमको हार्ट की डेफिशिएंसी के भी पॉइंट लगाना है, सारे पॉइंट को टोन करना है। मैम ये लंग्स डेफिशिएंसी का प्रोटोकॉल्स ये टॉन्सिल्स पे भी वर्क करता है? नहीं, नहीं। टॉन्सिल का तो अलग प्रोटोकॉल है आपका, अच्छा, ठीक है। टॉन्सिल पे नहीं वर्क करेगा। अगर रोगी को बिना श्रम किए बैठे बैठे ही सांस फूल रही है तो इसका कारण अस्थमा है। तो अस्थमा चैप्टर में प्रोटोकॉल दिए हुए हैं, उसको आप दे सकते हैं। अब चैप्टर नंबर 13 पे आइए, लॉज ऑफ डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ अस्थमा। अस्थमा के पहला कारण दिया है कि ये ऑब्स्ट्रक्शन है रेस्पिरेटरी ट्रैक का। तो पहला एक्सटर्नल विंड कोल्ड या एक्सटर्नल विंड हीट है, या फिर हमारे जो हम लोग आज के जो वातावरण में रह रहे हैं, स्मेलिंग ऑफ पेंट, स्मोक, या जो पोल्यूशन है, या कभी कभी इमोशनल डिस्टरबेंस के कारण भी अस्थमा हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है कि लंग्स अच्छे से वर्क नहीं कर रहा है, उसके कारण भी अस्थमा हो जाता है। तो ये अस्थमा में होता क्या है कि जो हमारे फेफड़ा है उसमें ऊर्जा घट जाती है और जो बलगम है वो फेफड़ों में इकट्ठा होने लगती है। तो इससे क्या होगा, श्वास अवरोध होगा। और अस्थमा को अगर नॉर्मल लैंग्वेज में बात करें तो दमा बोला जाता है। इसके कारण बताया गया है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ठंडा पदार्थ खा रहे हैं, खट्टा चीज खा रहे हैं, फैटी फूड खा रहे हैं, फिश खा रहे हैं, श्रिम्स खा रहे हैं। उसके कारण क्या हो रहा है, स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट हो जा रहा है। तो जैसे ही स्प्लीन हमारा डेफिशिएंट हो जाएगा तो ज़्यादा बलगम बनने लगता है, उसके कारण हमारे फेफड़ों में बलगम इकट्ठा होके अवरोध करने लगता है। जो बलगम बनने की जो प्रक्रिया है वो ज्यादातर स्प्लीन का ही काम है। बलगम बनता जाता है, स्प्लीन उसको हटाते जाती, लेकिन जैसे ही बलगम ज्यादा बन रहा है और स्प्लीन उसको नहीं हटा पा रही है तो क्या हो रहा है, फेफड़ा में बलगम ज्यादा बन गया तो क्या करेगा, हमारे लंग्स को अवरोध करेगा। और अगर हम किडनी की बात करें तो किडनी का काम क्या है, जो भी हमारे टॉक्सिन्स हैं उसको बाहर निकालना है, यूरिन के माध्यम से छान के बाहर निकालना है। लेकिन अगर किडनी भी ठीक से काम नहीं कर रहा है, वो शरीर से बाहर उस शारीरिक जो हमारे द्रव इन टॉक्सिन उसको बाहर नहीं निकाल पा रहा है, तो उसके कारण भी अस्थमा हो सकता है। तो लॉ नंबर 1 में क्या दिया, एक्यूट अस्थमा। इसमें क्या होगा, एक्सेसिव टाइप है। सेकंड में क्या है, क्रॉनिक हो गया तो डेफिशिएंट। कभी भी ये मान के चलिए एक्सेस है तो एक्यूट और डेफिशिएंट है यानी क्रॉनिक हो गया। और पहला जो दिखा रहा है एलर्जिक अस्थमा, एलर्जिक अस्थमा में वही धूल कण, पॉल्यूशन, ठंडी गर्मी, साबुन हो गया, शैम्पू हो गया, हेयर कलर जो लगाते हैं, जो हम लोग सौंदर्य प्रसाधन यूज करते हैं, कभी कभी कपड़ों के कारण भी एलर्जिक अस्थमा हो जाता है। तो ये सारे पॉइंट जो है आपको स्टार मैग्नेट लगाना है कम से कम 12 घंटे तक। एलर्जी यानी बाहरी वातावरण मैम से। इसमें हाँ, एलर्जी हो ओनली अस्थमा नहीं हो तो भी ये पॉइंट यूज आते हैं ना? हाँ, बिल्कुल लगा सकते हैं आप। एलर्जी का अस्थमा नहीं भी है तो भी आप लगा सकते हैं इसको। मैम सेकंड ऑल वाला, सीडेड है ये? हाँ, ऑल सीडेड है ना मैम ये वाले तो? स्टार मैग्नेट लगाना है आपको अच्छा, या मेथी लगाइए, सीडेट मत करिएगा।
ओके। फिर ब्रोंकियल अस्थमा। ब्रोंकियल अस्थमा में क्या होता है कि जो हमारा ब्रोंकियल एरिया है लंग्स का, उसमें स्पाज्म आ जाता है, यानी जो एयर पैसेजेस हैं जो लंग्स में, उसमें एलर्जी, इन्फेक्शन या इमोशनल के कारण भी ब्रोंकियल अस्थमा हो सकता है। तो ये भी कई प्रकार के हैं और इसका उपचार भी सर आगे बुक्स में दिए हुए हैं। तीसरा है कार्डियक अस्थमा। ये क्या करेगा, ये एक तरह का क्या है, हार्ट डिसीज है। इसमें क्या होगा, ज़्यादा हमने एक्सर्शन कर लिया, ज़्यादा काम कर लिया, सीढ़ी चढ़ रहे हैं, तो ये मेन कारण कार्डियक अस्थमा का है हार्ट क्यू डेफिशिएंसी, यानी हार्ट में एनर्जी की कमी आ गई है या हार्ट यांग डेफिशिएंसी हो गई है। तो ये आपको प्रोटोकॉल देख के लगा के अपने को फील, यानी जो मरीज भी आ रहा है, कभी भी आप लोग मरीज को ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो उसको पॉइंट लगा के कम से कम 10 से 15 मिनट बैठा के रखिए और पूछिए कि आपको ये जो पॉइंट लगाया कैसा लग रहा है, आपको कुछ दिक्कत तो नहीं हो रही है या आपको अच्छा लग रहा है। अगर वो कह रहा है कि नहीं मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही, तब आप उनको जाने को बोल सकते हैं, ठीक है। चौथा क्या है, अस्थमा ड्यू टू पुअर डाइजेशन। अगर किसी को पुअर डाइजेशन है तो ये इसको बोलते हैं डिस्पेटिक अस्थमा। तो इसमें क्या होगा, बलगम ज्यादा बनने लगता है, खांसी होने लगती है, और अगर वो बलगम मुंह से निकाल रहा है तो सफेद कलर का बलगम निकलता है। तो अगर सफेद कलर का बलगम निकल रहा है रंग का, तो ये कारण है स्प्लीन की डेफिशिएंसी का। और एक है रीनल अस्थमा। रीनल अस्थमा यानी किडनी के कारण हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे किडनी डेफिशिएंट हो गया, लंग्स तो है ही है, किडनी भी डेफिशिएंट हो गया। तो दमा जो है, मतलब उसको अगर हिंदी में बोलें तो दमा और इंग्लिश में बोलते हैं तो अस्थमा। तो ये सांस का ही प्रॉब्लम है। तो अगर किडनी की डेफिशिएंसी है तो आपको किडनी की डेफिशिएंसी के पॉइंट लगाने हैं। और लंग्स और किडनी हार्मोनाइज, यानी लंग्स और किडनी एक साथ काम नहीं कर रहे हैं, तो ये भी पॉइंट आपको देना है। दोनों प्रोटोकॉल आप लगा सकते हैं, ठीक है। तो सर आज यहाँ पे रोक दें, आगे आपको भी क्लास लेना होगा। जी जी मैम। तो कल हम लोग बाकी पेज नंबर 56 से कवर कर लेंगे हम लोग। ये मैम इस बुक का नाम क्या एक बार बता देंगे जो आप पढ़ा रहे थे अभी? टेटाइस 12। ओके ओके, थैंक यू। आपके पास, आप लोग के पास होना चाहिए, हमको लग रहा है। नहीं मैम, सब सारे ये सेमेस्टर 5 का है ना? नहीं, अच्छा ओके ओके, सेमेस्टर 5 का है तो अनिता जैन मैडम केवल इसकी हैं। अच्छा। जी सर, ये हमारे पास और है सब बुक्स। लोग जो है, और सब लोग सेकंड थर्ड सेमेस्टर के आप लिए जुड़े हुए हैं। में इसके पिक्स शेयर कर देंगे सेमेस्टर 2 के ग्रुप में? पीपीटी? जी सर। हाँ हाँ, कर देंगे, कर देंगे, कर देंगे। ठीक है सर, थैंक यू। तो पेज नंबर 56 से सर कल पढ़ा देंगे, और बाकी जी जी, हमको तो लग रहा है कल पूरा नहीं हो पाएगा, हमको लग रहा है। कोई बात नहीं, जितना पूरा की बात नहीं कर रहे, जितना, क्योंकि समय अब है नहीं ना, कल लास्ट वो है। कल ही भर का तो हम, समय है। हाँ, हम लोग जो है इस देखिए टीटाइस 12-11 जो है वो हमारे हार्ट के संबंध में थी, और टीटाइस 12 जो है वो लंग्स के संबंध में है, और इसके बाद एक 13 है वो किडनी के संबंध में है। तो ये सब सेमेस्टर 5 का कोर्स है, मैडम ने उसको विस्तार से बताया हुआ है। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर भी करिए, सपोर्ट करिए, इंटरेक्ट करिए आपस में। और जब अभी एग्जाम जी वगैरह सर। का थोड़ा फोबिया है, उससे जब उबर जाएं तब कोशिश करिए कि चीजों को समझ करके आपस में जो ग्रुप बने हुए हैं उनमें शेयर करिए, और अपनी फीलिंग रखिए कि हम ये पॉइंट जो पॉइंट आपको समझ में आ रहा है उसको दूसरे को बताइए। ज्ञान का विनिमय, एक्सचेंज करिए, क्योंकि ज्ञान की चोरी और ज्ञान का विनिमय बहुत आवश्यक है। ज्ञान को चोरी भी करिए, दूसरा ज्ञान है उसको चुरा लीजिए, अपना ज्ञान है चोरी होने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, उससे ज्ञान बढ़ेगा, आपका कम नहीं होगा। केवल एक ही ऐसी चोरी है,
और ऐसा ही ट्रांसफर है जो कभी खत्म नहीं होता और बढ़ता ही है। तो तभी हम लोग, जब सुविधा बढ़ेगी तो हमारे ट्रीटमेंट का स्तर बढ़ेगा और सबको मालूम हो जाएगा। तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। और तब हम लोग खेमका सर के सपने को साकार करेंगे। ईच वन रीच वन, ईच वन ट्रीट वन, ईच वन टीच वन। तो हम लोग 2 मिनट के लिए अभी वीडियो बंद करते हैं। मैम थैंक यू। नमस्कार सर, सब लोग नमस्कार। थैंक यू मैम, थैंक यू। Thank